माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यगण, एआईसीसी के सभी सदस्य, पूरे देश के उपस्थित साथियों, अभी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो भाषण हुआ, उस भाषण से हम सब के लिए, न जो इस ताल कटोरिया स्टेडियम में मौजूद है, बल्कि पूरे देश जो इस भाषण को सुन रहे हैं और सुनेंगे, उससे एक नई शक्ति, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा हमारे साथियों को, वर्कर्स को, लीडर्स को मिलेगी। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए, कि जब से कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस को एक बहुत ही कुशल, ईमानदार और लोकप्रिय लीडरशिप मिली। चाहे वो महात्मा गांधी जी के रूप में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रूप में थी, वो शास्त्री जी के रूप में थी, इंदिरा गांधी जी के और राजीव गांधी जी के रूप में थी, और अभी पिछले 10 साल में जो भी प्रगति यहां हमने की, जिसकी चर्चा कुछ शब्दों में सोनिया जी ने की और हमारे दूसरे साथी करेंगे, ये संभव नहीं हो सकता था। जिस तरह की लीडरशिप पिछले 10 सालों में यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी, और कैबिनेट का संचालन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की। बहुत सारे लोग आपसे भी पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, जब हम विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सभाओं में बैठते हैं और वो चर्चा करते हैं कि उनके बड़े बड़े देशों में, अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश में, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश, ब्राजील जैसे देश, जो आर्थिक मंदी की वजह से पूरे 10 साल से दुनिया जिससे जूझ रही, क्या बात कि ये आर्थिक मंदी हमारे देश में आखिर में अभी पिछले 2 साल से आई, 10 साल से दिखने को नहीं मिली। उसकी सबसे बड़ी वजह कि हमारे देश में एक ऐसे इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री थे और उनके अपनी साथियों के सहयोग से उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो लीडरशिप दी, और अभी हम कई अरसे के बाद दूसरे देशों के मुकाबले में हमें जो आज आर्थिक मंदी दिख रही है, उसका असर पड़ा। लेकिन यहां मैं शायद इस मंच पे शायद मैं अकेला मंत्री हूं जो इंदिरा जी की सरकार में मंत्री था, और तब से लेकर शायद सभी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के साथ मुझे सरकार में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन हर सरकार ने कुछ न कुछ काम किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो बुनियाद पूरे भारत की रखी, स्वतंत्र भारत की जो निर्माण हुआ पूरे भारत में, जो इंडस्ट्रीज, उद्योग लगे, भाखड़ा डैम से लेकर और आज तक जितनी बड़े बड़े
जो कारखाने और प्रोजेक्ट इरिगेशन और बिजली के प्रोजेक्ट बने, उसको इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने आगे ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पे आगे बढ़ाया। चाहे 1971 की लड़ाई की विजय की बात हो, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन्होंने एक नाम बनाया। राजीव जी का एक दौर आया और उसमें उन्होंने 21वीं सदी का जो सपना देखा, और शायद वो विश्व में पहले प्रधानमंत्री थे कि 20वीं सदी में उन्होंने 21वीं सदी की योजना बनाई और उस पे काम शुरू किया था उन्होंने 20वीं सदी के आखिर में। और जो टेक्नोलॉजी मिशन बनाए, और आज जो हम कम्युनिकेशन में बदलाव देख रहे हैं, और न सिर्फ बदलाव देख रहे हैं बल्कि भारत में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति देख रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी सोच जो थी वो श्री राजीव गांधी की जी थी। लेकिन आज जब मैं 10 सालों का जिक्र कर रहा हूं, विशेष रूप से इसलिए मैंने इतने प्रोग्राम एक वक्त में किसी एक पार्टी ने एक सरकार में लिए हैं, ये मैंने कभी नहीं देखा है इतने पिछले वर्षों। जो हमारे काम नहीं थे, जो राज्य सरकारों के काम थे, सड़कें बनाना केंद्रीय सरकार का काम नहीं, गांव को जोड़ना सड़क से केंद्रीय सरकार का काम नहीं, छोटे कस्बों को गांव से जोड़ने का, छोटे कस्बों को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का, यह केंद्रीय सरकार का काम नहीं था। लेकिन तो भी यूपीए के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के लीडरशिप में ये काम पहली दफा यूपीए सरकार ने अपने हाथ में लिया। और आज हिंदुस्तान में सड़कों का जाल, अगर आप पूरे भारत में घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि तकरीबन 80% आज गांव जो है वो सड़क से जुड़े। और सड़क से गांव का जुड़ने का मतलब हुआ उसकी शिक्षा की सुविधा, उसकी स्वास्थ्य की सुविधा, न सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा उसको प्राप्त करना। इसी तरह से प्राइमरी स्कूल खोलना, गांवों के अंदर स्कूल खोलना, यह केंद्रीय सरकार का काम नहीं था, यह राज्य सरकारों का काम था। लेकिन पहली दफा यूपीए सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में यह निर्णय लिया कि नहीं, प्राइमरी स्कूल, राइट टू एजुकेशन के लिए अगर राइट टू एजुकेशन करना है तो उसके लिए हमें गांव में स्कूल भी बनवाने होंगे। तो पहली दफा स्वतंत्र भारत में यूपीए सरकार ने गांव में स्कूल बनाने की योजनाएं और उनकी बिल्डिंग और उनके टीचर की व्यवस्था भी खुद ही कर दी। इसी तरह से स्वास्थ्य में हमारा क्या काम था? हमारा काम था यहां, और न सिर्फ हमारा काम बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारे देश परेशान होते हैं जब हम उनको हर महीने, जब हमारी किसी न किसी विश्व के देश में मिनिस्टर लेवल की, हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और दूसरी मीटिंग 1 महीने के बाद होती है, तो तब तक हम दूसरी स्कीम उनको बनाते हैं। जब तीसरी मीटिंग 3 महीने के बाद होती है तब तक हम तीसरी स्कीम बनाते हैं। वो कहते हैं कि आप क्या स्टेट सरकार, आपका जो हेल्थ है ये सेंट्रल सब्जेक्ट है कि स्टेट सब्जेक्ट? हम बताते हैं उनको ये स्टेट सब्जेक्ट। तो कहते हैं ये जो स्कीमें आप केंद्र से बना रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कि ये तो हमने नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ये तो राज्य सरकारों, प्रोविंशियल लेवल सरकारों का काम होता है। लेकिन यूपीए सरकार ने अपने हाथ में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, आज मैं गौरव से कह सकता हूं कि 10 साल में, पिछले 10 साल में 52,000 अस्पताल केंद्रीय सरकार की पैसे से पूरे देश में बने। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर 10 साल में, बल्कि अभी 10 साल पूरे नहीं हुए, 9 साल में ही 52,000 अस्पताल बनाना कोई छोटी बात नहीं। 65 साल में हमारे पास एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट था। सिर्फ पिछले 3 साल में 6 नए मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गए, तैयार भी हुए और चल भी रहे। 1 साल से उनके कॉलेज भी चल रहे हैं। इसी तरह से आज देश में हमारे पास एक टाटा इंस्टीट्यूट था कैंसर का। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने इस बात को देखते हुए कि आने वाले 20 सालों में दुनिया में 3 बीमारियां हैं जो राज करेंगी, वो डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारी। उसको देखते हुए शायद भारत विश्व में पहला देश है कि जिसने एक ही कैबिनेट में 71 कैंसर इंस्टीट्यूट मंजूर किए, एक कैबिनेट में। और ये अभी कोई 1 महीने की बात। इस तरह से हमारे देश में डॉक्टरों की कमी थी। पहली दफा सिर्फ 4 साल में यहां 76% एमडी की सीटें बढ़ी और 55% एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी, आप एग्रीकल्चर लीजिए, एग्रीकल्चर में जितना उत्पादन बढ़ा है इतना कभी भी नहीं बढ़ा है। और इसीलिए ये संभव हो पाया हमारे लिए कि राइट टू फूड का एक्ट पास करना। श्रीमती सोनिया गांधी जी की ये ख्वाहिश थी बड़े अरसे से कि हर इंसान को, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई महंगाई का एक सबसे बड़ा इलाज है कि गरीब आदमियों को कम से कम सस्ते चावल, सस्ती दाल और सस्ता बाजरा और सस्ता गेहूं मिलेगा। और मैं आज ये कह सकता हूं कि शायद विश्व में ये राइट टू फूड एक्ट के बाद जो हमने पास किया, इतना सस्ता अनाज किसी भी 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए में शायद दुनिया में किसी दूसरे देश को नहीं मिला है। इसी तरह से आप बिजली के अगर उत्पादन की बात करेंगे, बिजली जितना शायद 60 साल में, 65 साल में बिजली का उत्पादन या बिजली पे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं, उससे ज्यादा सिर्फ 8-10 सालों में ही बिजली के उत्पादन के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। बल्कि पिछला साल तो एक रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन हुआ, 20,000 मेगावाट बिजली एक साल में उसका उद्घाटन किया, जो अपने आप में भारत, स्वतंत्र भारत में एक रिकॉर्ड। तो मैं अगर ये मिल जुला के कहूंगा कि शायद ही कोई ऐसा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो हमारी महिलाएं हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर स्कीमें हैं, उनकी बात करें, रूरल डेवलपमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, पावर की जनरेशन की बात करें, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो केंद्र के अंदर या डिफेंस का सब्जेक्ट, जितना डिफेंस पे शायद हमारा बजट इन 10 सालों में बढ़ा है, कभी नहीं बढ़ा है। जितना इन 10 सालों में हमारे देश में जो बॉर्डर पे शांति रहती थी, कश्मीर से लेकर और दूसरे, जितना शांति आज इन 10 सालों में रही है, इतनी कभी नहीं है। जितना नक्सलाइट एक्टिविटीज इन पिछले 5 सालों में कम हुई है, इतनी कभी नहीं हुई है। तो अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, सरकार की जो क्षमता करने की थी, उससे कई गुना हमने ज्यादा इस यूपीए सरकार ने काम किया। ये सच है कि विपक्ष पार्टियां काम करने में जीरो हैं, लेकिन पब्लिसिटी में हीरो हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम पब्लिसिटी में जीरो हैं और काम करने में हम सुपर हीरो हैं। लेकिन ये हमारा काम है। मैं इस एआईसीसी के मेंबरों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, और मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों से भी गुजारिश करूंगा, हम आपको 5-5, 6-6 पेज का अपनी मंत्रिमंडल से कागज बना के दे दें, और उनको अगर आप हर इंसान तक, हर व्यक्ति तक, हर गांव तक, हर कार्यकर्ता तक पहुंचाने में सफल हुए, मुझे पूरा यकीन है कि यूपीए 3
श्री राहुल गांधी जी की नेतृत्व में आ सकता है। हम यहां हमारे साथी, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, और आज जब आप अपने हमारे युवक अपने भावनाएं रख रहे थे तो मुझे दृश्य याद आ रहा था 1975 का भी, जब संजय गांधी जी के वक्त में एक नई लीडरशिप को लाने की बात हो रही थी। मुझे दृश्य याद आ रहा है 1980 में जब राजीव गांधी जी को इसी तरह से हमने बेंगलोर में सेशन किया था और मैं जिसमें अध्यक्ष था, तो उसमें हमने रेजोल्यूशन पास किया था। तो इसी तरह से चारों तरफ से आवाज उठ रही थी, और आज तारीख फिर अपने आप को, हिस्ट्री अपने आप को फिर रिपीट कर रही है कि देश में एक नया नेतृत्व फिर चाहिए। कई सालों के बाद इतनी बड़ी हमारी पार्टी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है। हमारी विचारधारा दुनिया में सबसे अच्छी विचारधाराओं में मानी जाती है, और जिस तरह का भारत में आबादी है, जिस तरह में हमारे अलग अलग धर्म हैं, और जिस धर्म के लिए हमारे लीडरों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेकुलर इंडिया की बुनियाद कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखी, इस जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमारी जो पुरानी लीडरशिप है, इसके साथ साथ हर 20-30 साल के बाद नई लीडरशिप की भी देश को जरूरत पड़ती है, और विश्व के हर एक देश को पड़ती है। और अगर कोई देश इस बात को नहीं सोचता है तो मैं समझता हूं कि वो आगे अपने भविष्य को लीडरशिप से वंचित रखती है। मुझे कदर है आपके इस विश्वास की, लेकिन वो इस हाल में नारे लगाने से नहीं होगा। वो फील्ड में अगर इसी मेहनत से, इसी लगन से, इसी भावना से आप सब काम करेंगे तो वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इस चार दीवारी में हाल में शोर उठाने से नहीं होगा। तो मैं आपकी भावना आपकी भावना की कदर करते हुए ये आपसे निवेदन करूंगा कि आइए इस तालकटोरा ऐतिहासिक गार्डन से, जहां इस ऐतिहासिक हाल से, जहां इंदिरा जी की भाषण हुए हैं, जहां संजय गांधी के भाषण हुए हैं, जहां राजीव गांधी जी के भाषण हुए हैं, जहां श्रीमती सोनिया गांधी जी के कई सालों से भाषण हो रहे हैं, और अभी कुछ सालों से और आज राहुल गांधी जी के भाषण से हुए हैं। इन तमाम की जो हमारे साथ जो पूरी पूंजी है, जो ताकत है, जो लीडरशिप ने हमें समय समय पर सिखाया है, उस शक्ति को, उस ताकत को, उस बुद्धि को, उस ऊर्जा को लेकर हम यहां से फील्ड में जाएं और विजय का परचम लेके जाएं, विजय का झंडा लेके जाएं, अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर, अपनी क्षमता पर, अपने काम के बलबूते पर। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज देश में भाषण कर रहे हैं वो झूठ से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उसकी वजह है कि हम सच बताने में असफल हुए हैं। जब सच आगे आएगा तो सच की विजय होगी और झूठ की पराजय होगी, और झूठ की पराजय तब होगी जब हम जो हमने काम किया है उस काम को लेकर जनता के सामने जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय